2020 में जब मैं उत्साहवर्धक एक अपना पूरा भाव लिए हुए मैं इनके पास गया 2020 में, और विषय ये था कि 2020 दिसंबर में अभी वैक्सीन लगनी शुरू नहीं हुई थी भारत में। और उससे पहले हमें ये अंदाजा हो गया था कि इसमें गाय के बछड़े के जो सीरम है, जो फीटल बॉयन सीरम है, वो प्रयोग होने वाला है। और बड़े संत होने के नाते अभी ये शंकराचार्य की पदवी पे नहीं है, पद पर नहीं है, परंतु स्वरूपानंद जी जो हैं उनके अगले जो उसके उत्तराधिकारी के रूप में लोग इनको देखते हैं। तो हमें लगा कि इनको लाखों लोग सुनते हैं, तो हमें इनके पास जाकर इस विषय पर बात करनी चाहिए। तो प्रमाण में बहुत सारे, पूरा एक पुलिंदा लेकर गया था प्रमाणों का, जिसमें रिसर्च पेपर भी थे, पुस्तकें भी थे, और बहुत सारी तरह के मैं प्रमाण उसमें लेकर गया था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि गाय के बछड़े का जो सिरम है, जो अभी हाल में भी सरकार ने आरटीआई के द्वारा, जो हमारे मित्र विकास पाटनी ने डाली थी, उस आरटीआई में उन्होंने स्वीकार किया कि वीरोसेल्स एक किसी पहले चरण में ये प्रयोग होता है। बछड़े का सिरम जो है, फीटल बॉइंट सिरम, गाय के बछड़े का सिरम का प्रयोग हो रहा है। तो परंतु ये अभी की बात है, लेकिन मैं दिसंबर की बात कर रहा हूं। तो ये प्रमाण, जिस संतों के मुख से ये बात यदि लाखों लोगों तक जाए, तो बहुत प्रभाव, हमारी बातों का प्रभाव शायद कम पड़े, परंतु संतों की बातों का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। हम गए इनके पास। वहां जाने के बाद बहुत प्रेम पूर्वक इन्होंने हमें वहां बिठाया, आदर स्वरूप वहां बिठाकर बकायदा ये कहा कि आप रिकॉर्डिंग करिए, इसका वीडियो बनाइए जो हम वार्ता करने वाले हैं। तो मुझे नहीं पता उस दिन वार्ता करते करते क्या हुआ। हो सकता है मेरी कोई मूर्खता रही हो या मुझ में कोई कमी रही हो, हालांकि ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं हुआ। लेकिन धीमे धीमे जो इन्होंने मेरे मुझसे प्रश्न करने शुरू किए, वो ये कि आप जो प्रमाण लाए हैं वो बहुत, मैं उनको मानता नहीं हूँ। वो रिसर्च पेपर भी थे, हर तरह के प्रमाण में, वीडियो भी लेकर गया था, सब कुछ मैं दिखाने के लिए लगा था, लेकिन इनको पहले से ही सब कुछ पता था। परंतु इन्हें अपनी छवि का, अपनी गरिमा का थोड़ा ध्यान रखते हुए इन्होंने कहा कि जब तक मुझे पूर्ण अच्छे से प्रमाण नहीं मिलेंगे, तो मैं तब तक इस विषय पर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वैक्सीन के पक्ष में कुछ लोग बोलते हैं, कुछ वैक्सीन के विपक्ष में लोग बोलते हैं। पर तो मैंने महाराज जी से बोला कि आप मुझे ये मार्गदर्शन दीजिए कि मैं किस प्रकार से, क्या और सबूत लेके आ सकता हूँ, प्रमाण लेके आ सकता हूँ, जिसके बाद आप ये मानने लगे कि आपको ये बोलने योग्य आप इसे कहीं पर हो जाएं। तो मुझे नहीं पता उस दिन किस प्रकार की मानसिकता के साथ बैठे थे महाराज जी, किसी कारण से, मुझे नहीं पता क्या कारण था, लेकिन उनके मुख से यही निकला कि आपकी अभी तैयारी पूरी नहीं है। तो मैंने महाराज जी कहा, महाराज जी हो सकता है मैं आपके साथ पहली बार मिला हूं, तो मुझे थोड़ा संकोच वश मैं शायद ढंग से बात नहीं बोल पा रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि आप इतने ज्ञानी व्यक्ति हैं, मैंने बहुत आपके बारे में सुना है। तो मेरा जो उत्साह जो है, जो मैं आपके प्रति भाव मेरा है, मैं उसके कारण आया हूँ। तो इन्होंने मुझे ये कहा कि कितनी गाय मरेंगी, कितनी गाय काटी जाएंगी इस वैक्सीन को बनाने के लिए। तो मैंने महाराज जी से जो बात बोली, उसके बाद मुझे लगता है शायद इन्होंने शायद मुझे लगा होगा कि मैं शायद किसी प्रकार की उद्दंडता कर रहा हूं, लेकिन मैंने स्वाभाविक होकर एक सहज भाव से, जब मैंने सोचा कि मैं ज्यादा इनके प्रभावित होकर मैं इनसे यदि ठीक से बात नहीं कर पाऊंगा, तो शायद जो विषय मैं करने आया हूँ बात, वो ना कर पाऊं। तो मैंने बहुत ही सहज होकर मैंने महाराज जी से बात की, और ये पूरी इस वार्ता की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। उसमें उन्होंने ये बात बोली कि आप जो है, मैंने कहा महाराज जी आप, क्या हमको एक भी गाय का कटना स्वीकार्य है वैक्सीन के लिए? क्या 1 लाख कटेंगी तो हम आवाज उठाएंगे, या 1 करोड़ मरे कटेंगी तो आवाज उठाएंगे? तो मुझे लगता है क्या हमको एक भी गाय कटना स्वीकार्य है वैक्सीन बनने के लिए? तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने मुझे एक नीति समझाई कि यदि एक व्यक्ति के कारण किसी कुल का नाश होता हो, तो उस व्यक्ति को त्याग देना उचित है। कुल के कारण यदि गांव का नुकसान हो रहा हो, परिवार के कारण, तो उस परिवार को त्याग देना उचित है। गांव के कारण जनपद का नुकसान होता है, तो गांव को त्याग देना उचित है। ठीक उसी प्रकार यदि कुछ गायों के कटने से यदि 130 करोड़ लोगों का भला होता है, तो वो माना जाएगा। मतलब उन्होंने एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से गौ हत्या को जो है वो जायज ठहराया वैक्सीन बनने के लिए। तो ये सुनकर मुझे झटका लगा, जो मेरा भाव इनके प्रति था उसको एकदम से झटका लगा, और मुझे लगा कि शायद ये मेरी परीक्षा लेने के लिए बोल रहे हैं। शायद कुछ देर बाद ये मुझे इस बात को कहेंगे कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, इसलिए मैंने बात बोली कि आप क्या बोलते हैं इस पर। लेकिन लगभग 45 मिनट हमारी वार्ता चली, उसमें
इसके बाद उनका और स्वभाव मेरे प्रति जो है वो रूठा हो, उनका जो स्वभाव है मेरे प्रति और कड़वा ही होता गया। लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक ऐसा साधारण व्यक्ति हूं जो, हो सकता है कि मैंने उनके सामने कोई गलतियां की हों, लेकिन एक संत होने के नाते, एक ज्ञानी होने के नाते, मैं भले ही मूर्ख हूं, लेकिन एक संत होने के नाते, ज्ञानी होने के नाते उन्हें मेरा मार्गदर्शन ठीक से करना चाहिए था। तो जो मुझे उसके बाद जब अंत में बात करते करते एक जो मुझे सबसे बड़ा झटका ये लगा कि मैंने उनको कहा कि महाराज जी, मैं आपके पास आया था, बड़ी उम्मीद लेकर आया था, क्योंकि जो आपने मुझे बात कही, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि आपने कुछ गायों के कटने की बात स्वीकार करके कुछ लोगों की, 130 करोड़ लोगों की जान बचाने की बात कही, तो यह मुझे स्वीकार नहीं हो रही, और संतों की इसी उदासीनता के कारण शायद देश का ये हाल है। मैंने ये बात बोली तो उन्होंने बोला कि आप यदि ऐसा ही मानते हैं तो फिर आपसे बात करना मैं उचित नहीं समझता। मैं कहा महाराज जी, मैं बात नहीं कर रहा, आपने मुझे जो बात बोली, तो अब मैं आपके पास प्रश्न लेकर आया था, अपने समस्या का समाधान ढूंढने के लिए आया था, लेकिन आपने मुझे उल्टा ऐसा मनोबल तोड़ने वाली बात कह दी है, तो मैं शायद इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। और आप मुझे आगे के लिए बताइए मार्गदर्शन, कि मैं किस प्रकार से क्या प्रमाण लेकर आऊं। तो उन्होंने, फिर मैंने उनको कहा कि मैं राजीव दीक्षित जी के जो सभी लोग हैं देश में, लाखों करोड़ों लोग जो सुनते हैं, उनको उनके प्रतिनिधि के रूप में आपके पास आया हूं। तो उन्होंने एक जो उसके बाद जो बात कही, वो सुनकर मुझे और ज्यादा झटका लगा, जब उन्होंने कहा कि आपसे ज्यादा तो हेमा मालिनी और धर्मेंद्र को लोग सुनते हैं, तो आपको आपको सुनने का कोई जो बहुत महत्व नहीं है। तो फिर मुझे मन में एक और धक्का लगा ये सुनकर, और मैंने उनसे कहा कि महाराज जी, वो बॉलीवुड के जो लोग हैं उनसे, वो एंटरटेनमेंट के लिए वो करते हैं, हम तो समाज के लिए कुछ काम करते हैं, तो उनसे हमारी तुलना कैसे हो सकती है। तो उन्होंने बोला, नहीं, क्यों तुलना क्यों नहीं हो सकती, बॉलीवुड बहुत लोगों को पालता है, समाज पे बुरा, अच्छा या बुरा प्रभाव उनका पड़ता है, लेकिन वो बहुत लोगों को पालता है बॉलीवुड। और ऐसे करके तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि फिल्मों के, बॉलीवुड के कलाकारों से हमारा कंपैरिजन किया, तो तब शायद मेरे स्वाभिमान को चोट पहुंची, और मैं वहां से शायद गुस्सा होकर ही गया। तो किसी प्रकार का मैंने कोई अपशब्द तो नहीं बोला, ऐसा कुछ मैंने नहीं कहा, लेकिन मुझे मन ही मन में मैं बहुत गुस्सा भी आया। लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद एक दो दिन तक मैं बड़ा डिस्टर्ब भी रहा, कि किसी संत के, जिसके लिए मेरे मन में भाव था कि उनको मैंने जब लाठियां खाती देखी थी, तो मैंने उनके प्रति, मेरे आंखों में आंसू आए थे जब उनको लाठियां खाते देखा था, कि संतों का, आज उस संत के सामने मेरी ऐसी वार्ता हुई जिसमें मेरा मनोबल, यदि मैं राजीव भाई के प्रभाव में इतने वर्षों से नहीं होता, तो शायद मेरा मनोबल टूट चुका होता। लेकिन कुल कितनी गायों की हत्या इससे होगी, और महाराज जी, एक भी गाय की हत्या हो तो क्या हमें स्वीकार है? नहीं यार, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। क्या हम और ये एक अलग बात, ये सब बताना पड़ेगा। महाराज जी देखिए, पूरा जो संत समाज है भारत का, की हत्या हो, देखो हम बता रहे हैं आपको, जहाँ तक स्वीकार की बात कर रहे हैं, जहाँ तक हम जानते हैं, धर्मशास्त्रियों से चर्चा होकर के इस पर बोलना अलग बात है, व्यक्तिगत रूप से आपको बोल रहे हैं जी। हमारे यहाँ ये नीति है, त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। नीति है, क्या नीति है? ये धर्म से समर्थित नीति है। नीति ये है, त्यजेदेकं कुलस्यार्थे, पूरे कुल पर अगर आपत्ति आई है एक के कारण, तो एक को छोड़ दे, कुल को बचाए। ग्राम त्यजेत ग्रामम कुलस्यार्थे, एक कुल को छोड़ने से अगर गांव बचता हो तो गांव को बचाए, कुल को छोड़ दे। और ग्रामम जनपदस्य, एक गांव के कारण पूरा जनपद अगर समस्या में हो तो जनपद को छोड़ दे, गांव को छोड़ दे, पूरे जनपद को बचाए। माने बड़ी संख्या में लोगों को बचाने के लिए छोटी हानि सही जा सकती है, ये नीति है। तो अगर एक गाय के द्वारा ये पूरा भारत बच जा रहा है, 137 करोड़ लोग बच जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि 137 को बचाया जाएगा। महाराज जी देखिए, हम वैक्सीनेशन को सही मानकर, हम गाय के हत्या को यदि सही मान के चल रहे हैं, तो जो आपने अभी परिभाषा दी है, तो वो मुझे लगता है कि हम पहले जो प्रोपेगेंडा में फंस गए हैं ना, कि हम पहले तो वैक्सीनेशन को सही मान चुके हैं, इसीलिए हम गाय को मारने को भी जस्टिफाई हम कर पा रहे हैं कि भाई एक की वजह से 130 करोड़ बचेंगे। तो महाराज जी, हमें पहले ये सोचना है कि वैक्सीनेशन ही सही नहीं है। महाराज जी देखिए, क्या है ना, संत समाज की उदासीनता इस विषय पे जो है, मुझे लगता है कि महाराज जी इसी वजह से हम लोग हिम्मत नहीं करते। आपने अपने मन से कर लिया उदासीनता, कैसे? महाराज जी, हम बहुत लोगों के पास गए, हमने समय दिया है, और अकेले हमने नहीं, इतने लोगों को महाराज जी, मैं आपको नहीं कह रहा, आप हमको बता ही नहीं पा रहे हो। नहीं महाराज जी, मैं आपको जो प्रूफ दे रहा हूँ, हम चढ़ जाएं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें,
प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमसे जब सवाल पूछे जाएंगे हम क्या करेंगे? नहीं महाराज, ये तो पहली आपसे परिचय हुआ है, मैं आपको और आपने जो मांगा है मैं और दूंगा आपको। बताइए कुछ, तब हम आपको आगे करें। क्या आप लोग नहीं बोल रहे हैं, ये बोलिए। ठीक है बोलेंगे, लेकिन प्रमाण कोई दो। तब उन्होंने 15 दिन बाद कल फोन करके कहा कि हम प्रमाण पुलिस सर एक आदमी को भेजेंगे। हमने कहा ठीक है, हम समय देते हैं। फिर आपको 1 बजे का समय दिया गया, आप समय से आए, अच्छी बात है। और आपको हमने सबको छोड़ा दिया। देखिए आपके आने के बाद हमने आपको बैठाया नहीं, आपसे बात करी कि नहीं की, पूरा समय लिया। अब मैं किस रूप में प्रमाण लेके आऊँ, आप मुझे बताइए। किताब के रूप में लाऊं, इंटरनेट का प्रिंट आउट लेके आऊँ, मुझे बताइए किस प्रमाण का प्रमाण मानेंगे? आप जो कहते हो उसका प्रमाण देखिए। आपको हमने धर्मशास्त्र वाले से छूट दी हुई है। प्रमाण ये भी है, आप कहते गाय नहीं मारना चाहिए, तो उसका भी प्रमाण धर्मशास्त्र से आपको लाना चाहिए। लेकिन हम वो तो नहीं मांग रहे हैं आपसे, वो तो हम अपने ऊपर के हम खोज लेंगे, वो हमारा एंड है। आपसे हम ये वाला कि कोविड टीका बनाने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए ये होता है, इतनी गायों की हत्या की संभावना है, इसको रोका जाना चाहिए। तो ये आप कह रहे हो, इसी का प्रमाण हमको चाहिए। आप हमको दिखा दो कि वैक्सीन बनाने में ये चीज ऐसे ऐसे हत्या होती है और इतने वैक्सीन बनाने में इतने की हत्या होगी। महाराज ये इसी का प्रमाण है। ये CDC की, अगर हम वेबसाइट, जो CDC की वेबसाइट है, अमेरिकन गवर्नमेंट जो एक मानक तय करती है पूरी दुनिया में वैक्सीन बनाने का, कि उसकी वेबसाइट से निकाला हुआ डेटा। महाराज जी इसके अलावा मैं क्या प्रमाण दूं? मैं इसको प्रिंट आउट निकाल के लाया हूँ, भले ही इंटरनेट से है, लेकिन महाराज ये भी तो प्रमाण ही है बहुत बड़ा। इसके साथ वीडियो अगर होती है ना, जैसे R&D होती है। नहीं, अब वीडियो विश्वरूप जी की है, वो कह रहे देखी हुई है, किताब में मैं प्रिंट करा के लाया हूँ, ये वेबसाइट से डेटा निकाल के। मुझे बताओ किस प्रकार से डेटा लेके आऊँ महाराज जी, मुझे बताइए आप। मैं जो वैज्ञानिक उनको पकड़ के लाने बताइए। आपने बताया नहीं कि एक व्यक्ति को लगाने के लिए जो वैक्सीन है उसमें कितने गाय मारी जा रही है, आपने बताया नहीं। आपने कहा मुझे पता नहीं है, आप कह रहे प्रमाण मैं लेके आया हूँ, सब प्रमाण लेके आया हूँ। हमने एक सवाल पूछा, उसका जवाब आप नहीं कर रहे। कितनी गायों के मारे जाने की संभावना है बताइए? वो उसका उत्तर मेरे पास नहीं है, मैं लेकिन वो डेटा मैं लेकर नहीं आया हूँ। लेकिन महाराज गाय मारी जा रही है, ये प्रमाणित तो है, प्रमाण तो है। कोई भी बात जब तक पूरी नहीं हुई तब तक कैसे कही जाएगी? नहीं, मैं समझ गया महाराज जी। मैं आपके पास तब उसको लेकर नहीं, पहले ये तो स्थापित हो कि गाय मारी जा रही है। कितनी गाय मारी जा रही है वो विषय तो बाद का है महाराज जी। ये तो प्रमाणित हुआ नहीं है, समझो आप कह रहे हैं कि एक भी गाय मारी जाए वो आपको स्वीकार नहीं है। हम कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में जान बचाने के लिए छोटी जान मारी जा सकती है, नीति है। दोनों में विचार का अंतर हो जा रहा है ना महाराज जी। वही तो प्रोपेगेंडा है महाराज जी, सबसे बड़ा विचार में अंतर। हमारा ये है कि भाई महाराज जी, मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं बैठा हूँ आपके सामने। कम जाने दांव पे लगाई जाती हैं, क्योंकि आखिर अधिक बचाना उद्देश्य होता है। कभी भी पूरे शरीर में समस्या आने पर अंग काट दिया जाता है कि वही अंग भले कट जाए लेकिन शरीर बच जाए, यही नियम होता है। अब कोई गाय अंग काटना हिंसा है, वो तो है, लेकिन बचाना, उद्देश्य बचाना है, उद्देश्य मारना नहीं। लेकिन महाराज क्या वो बचा रहा है? प्रश्न तो ये भी है ना। हाँ। वो टीका बचा रहा है नहीं बचा रहा, उसको भी, उसके बारे में भी आप ये महाराज उसके बाद ये क्या है, किताब नहीं प्रमाण होती है, रिसर्च पेपर। आप विश्वरूप जी को आपने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उन्हीं की किताब लेकर आए। रिसर्च पेपर, उसी में रेफरेंस सारे हमारा पेपर होना चाहिए कि किसमें रेफरेंस कहाँ से नहीं चलता है जी, ऐसी बुकलेट का नहीं चलता है। आप शोध ग्रंथ जिसको परीक्षण करके जिसपे अवार्ड कर दिया गया हो, जो शोध स्वीकार कर लिया गया हो, रिसर्च पेपर जिसको मान लिए हो, वो महाराज जी देखिए, अब जिस प्रकार के रिसर्च हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग अभी, मैं आपको एक व्यक्तिगत स्तर पे आपको लग रहा होगा मैं आया हूँ, मैं पूरे राजीव दीक्षित जी का पूरा जो देश में है, हमारे लगभग 4-5 लाख लोग ऑनलाइन जो जुड़े हुए हैं और हजारों लोग जो लाखों सुनते हैं। इस कारण से आपसे ज्यादा तो हेमा मालिनी से जुड़े हुए हैं। नहीं महाराज जी, मैं धर्मेंद्र से जुड़े हुए महाराज जी, लेकिन वो राष्ट्र के लिए नहीं जुड़े हुए, वो एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े हुए। वो एंटरटेनमेंट नहीं, वो राष्ट्र है, वो पूरे बॉलीवुड को पालते हैं, उससे पूरा देश चलता है। बहुत कुछ उनका प्रभाव पूरे देश पे पड़ता है, बनाते चाहे बिगाड़ते, दोनों वो लोग करते हैं। आप क्या समझते हो, आप ही का प्रभाव पड़ता है पूरे देश पर? नहीं महाराज जी, ऐसा बॉलीवुड का प्रभाव भी देश पर पड़ता है। वो तो गलत प्रभाव है, गलत प्रभाव, वो तो आप कहते हो ना। आपके कह देने से आप निर्णय कर दोगे कि कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज सही है। इतना अधिकार तो आप ही को हो सकता है, हम लोगों को तो नहीं है। हम तो नहीं कह सकते कि सब क्या गलत है, उनका प्रभाव पड़ता है। अब वो प्रभाव गलत है सही है वो एक अलग बात, लेकिन प्रभाव पड़ता है। वो प्रभाव उत्पादक लोग हैं, उनसे इतने लोग जुड़े हुए हैं, तो लोगों के जुड़ने मात्र से कुछ नहीं होता।
चिंतन जरूर करिएगा कि मैं बिना निराधार होकर नहीं आया हूँ महाराज जी, यहाँ की निराधार होकर मैं इतनी बड़ी हिम्मत नहीं करूंगा कि मैं आपके पास आकर जो है इस विषय पे इतनी मैं जो वार्ता लेकिन अभी हमको आप कन्विंस नहीं कर पाए हैं कि हम कुछ बोल सकें। नहीं महाराज जी, मैं अभी हमको और अध्ययन करते रहना पड़ेगा और लोगों से मिलते रहना पड़ेगा। जिस दिन हम कंफर्म हो जाएंगे तभी हम बोल पाएंगे, ये हमारा कहना है। तो बताइए महाराज जी, आप किस प्रकार से प्रमाण में और लाके मुझे कृपया थोड़ा मुझे मार्गदर्शन कीजिए कि आपको कोई रिसर्च पेपर जो है, जैसे ये रिसर्च पेपर मैं लेके आया था, आपने कहा कि नहीं ये तो छपते रहते हैं, अब उसको भी आपने नकार दिया, तो मैं अब रिसर्च पेपर लाने से मुझे डर लगेगा, आप कहेंगे तो कोई भी प्रिंट कर देता है। मैं रिसर्च पेपर भी लेके आ जाऊंगा आपके सामने। हमारी बात को इसी तरह से आपने समझा है तो फिर आप छुट्टी करो। लाओ भाई बता नहीं महाराज जी, मैं आपको लेके आऊंगा रिसर्च को आपने इसी रूप में लिया है जैसा कि अभी आप बता रहे हैं। महाराज जी रिसर्च पेपर में लेके आता हूँ आपके लिए। आप समय हमारा बर्बाद मत करिए और अपना भी बताइए। लेकिन मैं और जोर शोर से लगा, और जब कुंभ शुरू हुआ हरिद्वार में, तो मैं जगन्नाथ जो पीछे जिनकी फोटो है स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी, ये जगन्नाथपुरी के गोवर्धन मठ के शंकराचार्य हैं। देश में 4 पीठ हैं जहां पर 4 शंकराचार्य, 4 मठ हैं जहां जो शंकराचार्य जी ने हजारों वर्ष पहले स्थापित किए थे। उनमें से एक मठ जो है वो जगन्नाथपुरी का मठ है। इसमें आपका ये कहा जाता है कि जो बद्री धाम है उत्तराखंड में, वहां पर इस भगवान जगन्नाथ जो है वो स्नान करते हैं, द्वारका में वस्त्र बदलते हैं, जगन्नाथपुरी में भोजन ग्रहण करते हैं, और रामेश्वरम में जो है वो जाकर दक्षिण भारत में जो है वहाँ विश्राम करते हैं। तो ये माना जाता है। तो जगन्नाथपुरी के जो गोवर्धन मठ के शंकराचार्य हैं, तो ये समझिए कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी अभी शंकराचार्य के पद पे नहीं है, वो स्वरूपानंद जी के शिष्य हैं, उनके सेकंड इन कमांड आप कह लीजिए। परंतु निश्चलानंद सरस्वती जी मुख्य शंकराचार्य जी हैं, और उनके पास मैं ये प्रश्न लेकर गया जो मुझे अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने नीति समझाई कि कुछ गायों की हत्या से 130 करोड़ लोगों का भला होता है, तो वो स्वीकार्य है। तो उस नीति के कारण मैं उनसे प्रश्न करने गया कि क्या ये नीति सही है जो किसी एक संत के मुंह से निकली। तो निश्चलानंद सरस्वती जी जो महाराज जी हैं, स्वामी जी, उन्होंने इसको गलत बताया कि ऐसी नीति जो है वो गाय के ऊपर लागू नहीं होती है,